मनीषा जी, इस सिचुएशन में जो ये ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा दिख रहा है, 223 से 235 सीटें बीजेपी के पास, लगभग 90 सीटों का नुकसान लेकिन सरकार बनती हुई। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी इन 25 दिनों में? देखिए, इन 25 दिनों में हर दल की यही मंशा रहेगी, भाजपा की रहेगी कि वो 230 सीटें जो 260 करे, 280 करे, और समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में कहीं न कहीं वो अपने और अपने सहयोगियों के दम पे 204, 205, 210 पहुँचे। तो अगर आप इन बातों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि अगर इन आंकड़ों के सहारे हम जाएं तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा कर सकना मुश्किल दिखता है। खास करके इसलिए कि उत्तर प्रदेश के हर रीजन में, हर खंड में जहां आपने विश्लेषण किया है, जहां ये माना भी जाता था कि बहुत मोदी विरोध है, बहुत योगी विरोध है, किसान सड़क पे रहे, वहाँ भी क्या किसानी के मुद्दों का पूरा नफ़ा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? आपके सर्वे के आंकड़ों से यदि जाएं तो ऐसा नहीं दिखता है। और उसके अलावा उनके अपने गढ़ में, समाजवादी पार्टी के अपने गढ़ में, अवध के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। हाँ, पूर्वांचल में ज़रूर भाजपा जितना बुरा कर रही है वो अप्रत्याशित है, इसलिए कि योगी का यहाँ खासा अपना खुद का गढ़ है, लंबे समय की उनकी राजनीति है, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और यहाँ कोई उस तरह का खुला किसानी का मूवमेंट नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें अनेक भूखंड हैं, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में एक भूखंड का निवासी जो दूसरे भूखंड से, पूर्वांचल गोरखपुरी जो है वो अवध के मैनपुरी से बातचीत नहीं करता। इस तरह के प्रचार प्रसार का जो तंत्र है उसमें कैसे समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त को चाहेगा कि हम बनाएं, दूरी को पाटें, ये देखने वाली बात रहेगी। और खास करके उसके सहयोगी दल जिनके सहारे वो पूर्वांचल के खास करके लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, ओम प्रकाश राजभर जिनके सहारे वो एमबीसीज के मतों को अपनी झोली में लाना चाहता है, उनके पास वो किस तरीके से व्हाट्सएप और तो सिर्फ और इंटरनेट 25 दिन का वक्त है, रैलियां हो नहीं रही हैं, बहुत बड़ा चुनौती है समाजवादी पार्टी की साइकिल को इस पहाड़ को पार करने के लिए। राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख को भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक मुझे दिखाई दे रही है, एमएच खान बीएसपी की तरफ से हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और रामेश्वर चौरसिया साहब जो कि बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं लेकिन यहाँ पे आज राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यशवंत देशमुख, आपका सर्वे, मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊँगा। इन 3-4 महीनों में हमने देखा लगभग वही ट्रेंड दिखाई दिया जो हमने शुरू किया था सितंबर से लेके आज हम जनवरी में आ गए हैं। 45 से 47% के आसपास बीजेपी दिखाई देती रही, 43, 44, 45। समाजवादी पार्टी 33 से 37 के बीच दिखाई देती रही। अब इन 25 दिनों में हालात बदलेंगे और इतने बड़े बदलेंगे कि सत्ता बदल सके। देखिए सुमित, देखने में शायद आपको लगे मोटे तौर पे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप एबीपी सी वोटर का जो पिछला एमओ3 जो पिछले साल का था, अगर आप उससे उस समय से अगर ट्रैकर की तुलना शुरू करें तो आपको याद होगा कि एक साल में ऑलमोस्ट 50% वाले जो 2019 के आंकड़े बीजेपी थे, वहां से घटते घटते वो 40% के आसपास का एक लगभग टच किया उन्होंने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 22-23% पे थी वो बढ़ के लगभग 33-34% तक टच करके गई। तो एक ट्रेंड तो आपको दिखाई दिया कि पिछले एक साल में हमारे ट्रैकर में समाजवादी पार्टी ने एक तरह से बाइपोलर बना दिया कंटेस्ट, तो मुख्य वो एक तरह से बीजेपी के खिलाफ एक ध्रुव बन के तैयार हुई और बीजेपी के वोट भी लोकसभा के मुकाबले लगातार घटते हुए 40-41% पे आए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये ट्रेंड जो बीजेपी के घटने का था ये और समाजवादी पार्टी के बढ़ने का था, ये तकरीबन पिछले 6 हफ्तों से लगभग स्टैटिक हो गया। लगातार ये ट्रेंड तब तक था, लेकिन 6 हफ्ते से करीब 6 से 8 हफ्ते हो रहे हैं अब जब हम देख रहे हैं कि बीजेपी 40-41 के आसपास लगभग मैनेज कर रही है और समाजवादी पार्टी लगभग 33-34 पे जाकर के थोड़ा सा ऐसे अटक गई है। अब वो 35 का फिगर जो है केवल एक बार एक हफ्ते में उन्होंने टच किया था, उसके बाद में वापस 34 पे आ गई। मोटे तौर पर देखें तो बड़ा जंप कांग्रेस का आपको याद होगा कि 6 महीने में
3-4% से बढ़ के वो एक बार 8-9% तक पहुंचे थे, फिर करीबन 7-7.5% के आसपास अब वो भी सेटल कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो साफ दिखाई दिया है जी। लेकिन सवाल ये है कि इस ट्रेंड में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूअस पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या अब स्थिर हो गया है? तो उसका जवाब ये है कि ऐसा लगता है सुमित कि जितना बीजेपी को नुकसान होना था वो लगभग हो चुका है। वो अपने अब जो रॉक बॉटम उनका 40% है उसको टच कर चुकी है और 40 से नीचे उनका ग्राफ नहीं जा रहा है, बल्कि उससे थोड़ा सा पिछले 1-10 दिन में थोड़ा सा ग्राफ 1% और ऊपर की ओर बढ़ा ही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसमें आरएलडी का बड़ा उनको योगदान और बड़े वोट उसमें 2.5 से 3% की जंप उनको उसमें भी मिली है, लेकिन वो 35% का आंकड़ा वो ब्रीच नहीं कर पा रहे। यही तो सबसे बड़ा अभी यही सबसे बड़ा सवाल है कि वो 35% का आंकड़ा पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक मेहमान मेरे साथ हैं। क्यों ये गाड़ी अटक गई है? क्यों? कहाँ गई वो महंगाई की बात? कहाँ गई वो किसानों का गुस्सा? कहाँ गया वो लखीमपुर खीरी की बात? कहाँ गई वो टेनी के इस्तीफे की बात? क्यों बीजेपी ने कैसे सबको इस वक्त संभाल लिया है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लौटेंगे इस बड़ी चीज पर भी, लेकिन महज 30 सेकंड का एक ब्रेक ले रहा हूं और उसका राजनीतिक मेहमानों के पास भी चलेंगे और वो चीज भी आपको दिखाएंगे जब जानना चाहती है जनता, खासकर यूपी की, कि उनका मुख्यमंत्री की पहली चॉइस कौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।